In the previous lecture, I have told you about the formula of power gain. Okay. The formula of power gain क्या है? See, this formula is product of the current gain and voltage gain. Beta AC is the product, it is the current gain, and AB is the voltage gain. So similar to the formula of P is equal to V into I, there is a power gain. AP is defined as beta AC into AB. Okay. Now today we are discussing example 14.9. So what is there in example 14.9? You see, it says that in figure 14.31a, the VBB supply can be varied from 0 volt to 5 volt. The silicon transistor has beta DC is equal to 250. Beta DC is given 250. Okay, current gain. RB is equal to 100 kilo ohm, RC is equal to 1 kilo ohm, and VCC is equal to 5 volt. Collector voltage है. Assume that when the transistor is saturated, VC is 0 volt है और VB is 0.8 volt है. ये आपको assume करना है. तो क्या क्या कैलकुलेट करना है? देखिए, द मिनिमम बेस करंट. ठीक है, तो ये फिगर 14.31 की बात कर रहा है. अभी देख लेते हैं इसको. तो देखिए कैलकुलेट क्या क्या करना है. गिवन क्वांटिटीज आपने देख लिया. मिनिमम बेस करंट कैलकुलेट करना है फॉर विच द ट्रांजिस्टर विल रीच सैचुरेशन. बेस करंट मिनिमम वाला कैलकुलेट करना है जिसके लिए ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में पहुंच जाएगा. ठीक है, उसके बाद V1 डिटरमिन करना है जहां ट्रांजिस्टर स्विच ऑन होगा. ठीक है, सी पार्ट में क्या कहता है? फाइंड द रेंजेस ऑफ V1 फॉर विच द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑफ एंड स्विच्ड. ठीक है, तो फिगर नंबर 14.31 की जो बात करता है, तो दैट इज ए जनरल फिगर जो मैंने आपको बताया था. उस फिगर को आप दिमाग में रख लो और वही चीज आपके काम में आएगा. बार बार वो फिगर आपके दिमाग में फिट होना चाहिए. ये है फिगर 14.31. ठीक है, इनपुट साइड, आउटपुट साइड, एंड क्या VB बोलते हैं, VC किसको बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगाते हैं इसके अंदर, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है, तो ये दिमाग में रहेगा. VBB इन द ऑन द बेस एमिटर साइड एंड VCC ऑन द कलेक्टर एमिटर साइड. ओके, VCC DC बायसिंग वोल्टेज है. VBB क्या है? इनपुट बायसिंग वोल्टेज है, बेस बायसिंग वोल्टेज है. फॉरवर्ड बायस करता है, रिवर्स बायस करता है. तो ये आपको याद रखना है भाई फिगर. ठीक है, एवरी टाइम यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर एंड गो ऑन. तो ये फिगर में मिनिमम बेस करंट फॉर विच द ट्रांजिस्टर विल रीच सैचुरेशन. ठीक है, और सैचुरेशन की कंडीशन क्या कहता है ये? व्हेन द ट्रांजिस्टर इज सैचुरेटेड, VC is equal to 0 volt and VB is equal to 0.8 volt. ठीक है, तो निकालना है बेस करंट. ठीक है, तो गिवन क्वांटिटी में देख लेते हैं क्या है, अपने को क्या क्या दिया है. VCC दिया है 5 वोल्ट. ठीक है, और बेस की तरफ अपने को आना है. ठीक है, VCC 5 वोल्ट दिया हुआ है. तो सैचुरेशन पे दो कंडीशन दी हुई है. VC is 0 वोल्ट एंड VB is 0.8 वोल्ट. वोल्टेज कलेक्टर टू एमिटर 0 वोल्ट होता है, बेस टू एमिटर वोल्टेज 0.8 वोल्ट होता है, तो सैचुरेशन होता है. तो इक्वेशन जो है आउटपुट के लिए क्या है? किरचॉफ्स लॉ लगाने के बाद VC is equal to VCC minus ICRC. I have told you how to apply the Kirchhoff's law and get this equation. Now it says that VC is equal to 0. VC is equal to 0 जो है, तो यहाँ पे रख दीजिए आप इसको. तो फ्रॉम दिस यू विल गेट IC is equal to VCC upon RC. तो VCC कितना है? 5 वोल्ट है. RC कितना है? 1 किलो ओम है, एज गिवन इन द क्वेश्चन. ये दिया हुआ है. तो उससे आपको कलेक्टर करंट मिल गई 5 मिली एम्पियर. ठीक है, तो कलेक्टर करंट मिल गई, तो बीटा होता है IC अपॉन IB. तो IB निकालना है तो IC अपॉन बीटा करना है. ठीक है, तो बेस करंट निकालेंगे. बेस करंट कितना हुआ? IC अपॉन बीटा हुआ. IC जो है 5 मिली एम्पियर अभी कैलकुलेट किया, तो डिवाइड करो बीटा से, मिल गया कितना? 20 माइक्रो एम्पियर. 20 माइक्रो एम्पियर करंट हो गया बेस करंट. अब इनपुट वोल्टेज जो है जिस पे कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाएगा,
ठीक है, वो कैसे निकलेगा? अब इनपुट सर्किट की बात करेंगे, इनपुट सर्किट में किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो किस तरीके से लगेगा? ये देखिए, वी बी बी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर विल गो इनटू सैचुरेशन एट वी बी इज इक्वल टू 0.8 एट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो वी बी की वैल्यू 0.8 रखेंगे तो इनपुट वोल्टेज वी बी बी निकल जाएगा। देखिए, वी बी ई इज नॉट द इनपुट वोल्टेज, ये बच्चों ध्यान में रखना है। वी बी ई क्या है? वोल्टेज बेस टू एमीटर। ठीक है, बाकी चीजों को छोड़ देना है। ट्रांजिस्टर के जो 3 लेग्स होते हैं उसमें बेस और एमीटर को पकड़ के उसके बीच में वोल्टेज जो है वो वीबी कहलाता है। अब उसके पीछे जाएंगे तो और भी जो सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस बेस का, वो सब लगा हुआ है, उसको छोड़ देते हैं तो ये वीबी आता है। बराबर है। और अगर इनपुट वोल्टेज की बात करें तो टोटल इनपुट वोल्टेज जो है ये वीबी होता है। कहने का मतलब है वीबीई में बेस टू एमीटर वोल्टेज में आईबीआरबी ऐड हो जाता है तब जाके वीबीबी आता है। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज कितना हुआ? इनपुट वोल्टेज वीबीबी जो है ये हुआ आईबीआरबी प्लस वीबीई। तो आईबी कितना है भैया? 20 माइक्रो एम्पियर भी निकाला। आरबी गिवन इन द क्वेश्चन 100 किलो और वीबी 0.8 वोल्ट, तो इट कम्स आउट टू 2.8 वोल्ट। ठीक है, अब निकालना है वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज बिलो विच द ट्रांजिस्टर रिमेन्स कट ऑफ। अब ये 2.8 वोल्ट क्या आया? इसको इन्होंने वी पी आई एच लिखा है, वी इनपुट हाई, और यहाँ लिखा है वी इनपुट लो। वी इनपुट हाई एंड वी इनपुट लो क्या है? तो वी इनपुट एंड वी आउटपुट में अगर हम ग्राफ खींचे तो इस तरीके से आता है। ठीक है, आप देखो ये 2.8 वोल्ट ये वाला आया, जिसके आगे जो है ट्रांजिस्टर सैचुरेशन स्टेट में, ये क्या है? इनवर्स करेक्टरिस्टिक्स है ना, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक, सॉरी, ये ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कहलाती है। वी ओ और वी आई के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है, इसमें 3 स्टेट्स होते हैं, कट ऑफ होता है, एक्टिव होता है, सैचुरेशन। तो सैचुरेशन आ गया अभी, सैचुरेशन पे 2.8 वोल्ट अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, 2.8 वोल्ट आया। अब निकालना है वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज बिलो विच द ट्रांजिस्टर रिमेन्स कट ऑफ। कट ऑफ कहाँ है भैया? ये देखो कट ऑफ, ये वोल्टेज निकालना है, ये जिसके नीचे जो है ट्रांजिस्टर कट ऑफ रहेगा। तो ये वोल्टेज तो खैर जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0.6 वोल्ट होता है। ठीक है, निकालना नहीं है। तो ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए वैल्यू फिक्स है, बिलो विच इट विल बी इन कट ऑफ स्टेट 0.6 वोल्ट। ठीक है, अब क्या कहता है? बिटवीन 0 एंड 0.6 वोल्ट ट्रांजिस्टर विल बी इन द कट ऑफ स्टेट, स्विच्ड ऑफ स्टेट। 2.8 एंड 5 वोल्ट के बीच में स्विच्ड ऑन स्टेट होगा, क्योंकि ये क्या कहता है क्वेश्चन में? देखिए, क्वेश्चन में ये कहता है कि सप्लाई कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट। बराबर, तो 0 से आगे बढ़ रहे हैं तो 0 से 0.6 के बीच में ट्रांजिस्टर कट ऑफ में रहेगा, और 2.8 वोल्ट के आगे बाकी 5 वोल्ट तक स्विच्ड ऑन स्टेट में रहेगा। ठीक है, ये सैचुरेशन स्टेट होगी। ठीक, और बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा आपका एक्टिव स्टेट। 0.6 से 2.8 के बीच में एक्टिव रीजन आएगा। ठीक है, इसको आपका क्या नाम बोला गया था? These are known as the transfer characteristics. Transfer characteristics, ये आपको जरा ध्यान में रखनी है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, let us see our next question. Our next question says for common emitter transistor amplifier, देखो एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, ध्यान रखने का है। ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट। वोल्टेज जो है कलेक्टर के अक्रॉस 2 वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस इतना है, तो कलेक्टर करंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100, मींस बीटा दिया है। What would be the value of the RB in series with the VBB supply of 2 volt if the DC base current has to be 10 times the signal current? DC base current जो है 10 गुना होनी चाहिए सिग्नल करंट के। ठीक है,
Also calculate the DC drop across the collector resistance. Refer to figure 14.33. 14.33 मतलब वही फिगर है सिंपल वाला, बार बार वही फिगर अपने को देखने का है। तो इसमें क्या है, लेट मी रिड्यूस इट ए लिटिल, तो दोनों चीज आपको दिखेगा ये, देखिए आउटपुट एसी वोल्टेज जो है कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया है। किसके अक्रॉस है, 2 किलो ओम आरसी के अक्रॉस लगा हुआ है, 2 किलो ओम के अक्रॉस। तो कलेक्टर करंट निकल जाएगी, आईसी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओम्स लॉस है, 1 मिली एम्पियर आ गई कलेक्टर करंट, राइट। नाउ सिग्नल करंट थ्रू द बेस, बेस के थ्रू सिग्नल करंट क्या होगी, क्योंकि बीटा होता है कितना, आईसी अपॉन आईबी, तो आईबी कितना होगा, आईबी होगा आईसी अपॉन बीटा। आईसी हमारा हो गया 1 मिली एम्पियर, तो ये 1 मिली एम्पियर रख दिया यहाँ पे, बीटा से डिवाइड किया 100 से, ठीक है, तो 0.010 मिली एम्पियर आ गई बेस करंट, ठीक है। नाउ डीसी बेस करंट जो है हैज टू बी 10 टाइम्स द सिग्नल करंट, तो डीसी बेस करंट जो है 10 गुना होनी चाहिए इसकी, तो 0.10 का 10 गुना करो भाई, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो आ गया 0.10 मिली एम्पियर डीसी बेस करंट हो गया, ठीक है। अब जो है अपने को इक्वेशन लगाएंगे, वीबीपी इज इक्वल टू वीबी प्लस आईबीआरबी फॉर द इनपुट सर्किट। इनपुट साइड के लिए जो हम किरचॉफ लॉ लगा के हमारे पास में जो रिलेशन आया था वीबीपी इज इक्वल टू वीबीई प्लस आईबीआरबी, इससे अपने को मिलेगा आरबी। क्या मिलेगा इससे अपने को, आरबी निकालना है। तो आरबी निकालने के लिए क्या, वीबीपी माइनस वीबी अपॉन आईबी, तो वीबीबी माइनस वीबी अपॉन आईबी फॉर्मूला लगा दिया, तो आरबी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब इसमें वीबी कितना रखेंगे, एज द क्वेश्चन सेज दैट ट्रांजिस्टर इज बीइंग यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, तो इसका मतलब है एक्टिव रीजन में होना चाहिए। एक्टिव रीजन का स्टार्टिंग कहाँ पे होता है, अभी मैंने आपको ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक बताया था, वीबी 0.6 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, 0.6 वोल्ट पे जो है एक्टिव रीजन स्टार्ट होता है। एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है, इसके नीचे नहीं काम करेगा, और ये 2.8 है उसके आगे नहीं काम करेगा। ओनली दिस रीजन हैज टू बी टेकन टू एम्पलीफाई द सिग्नल, बराबर। इसके लिए उसने मिनिमम वाली 0.6 वोल्ट सिलिकॉन के लिए वैल्यू ले ली है, क्योंकि इसमें, हाँ तो यहाँ पे रख देंगे इसको, ठीक है। तो VBB माइनस 0.6, VBB कितना है, VBB है आपका 2 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय द बेस करंट IB गिव्स यू 14 किलो ओम, ठीक है। ये आ गया, RB आ गया। कैलकुलेट क्या करना है, DC बेस करंट फॉर ए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RB निकल गया। लास्ट में कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द DC ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस। कलेक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, कलेक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ऑल्सो कैलकुलेट द DC ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो कलेक्टर करंट कितनी होगी, कलेक्टर करंट होगी, बीटा दिया हुआ है और 0.10 IB आया हुआ है, ठीक है, DC बेस करंट। तो IC कितना हो गया, 10 मिली एम्पियर हो गया। तो ड्रॉप कितना हो जाएगा, DC ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस RC से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसमें दिखाया नहीं गया है। RC 2 किलो है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा DC ड्रॉप, ठीक है। तो ये दो न्यूमेरिकल, ये टिपिकल न्यूमेरिकल्स थे। इसी तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर में आएंगे। नाउ let us discuss the feedback amplifier and the transistor oscillator. Transistor works as an oscillator also. एम्पलीफायर में क्या होता है, एक साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल दिया जाता है, वो एम्पलीफाइड सिग्नल उसका आउटपुट में अपने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इनपुट दे रहे हैं, लगातार हम इनपुट दे रहे हैं तो ही आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल इनपुट इज नेसेसरी टू सस्टेन द AC सिग्नल इन द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर। ऑसिलेटर में क्या होता है,
हमें एसी आउटपुट मिलता है बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल के। कहने का मतलब है एसी आउटपुट मिलता है, कोई बाहर से सिग्नल इनपुट नहीं दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि आउटपुट इन एन ऑसिलेटर इज सेल्फ सस्टेन। आउटपुट इन एन ऑसिलेटर इज सेल्फ सस्टेन एंड ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, उसको हम ले लेंगे, एक एम्पलीफायर ले लिया, ट्रांजिस्टर ले लिया, और a portion of the output power is returned back to the input in phase with the starting power। ये आपकी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ले लिया, ये जो है इसका इनपुट है। ठीक है, ये इसका आउटपुट है। आउटपुट का एक पोर्शन लेके इस पोर्शन को फेडबैक कर दिया गया है इनपुट में और इनपुट के फेज में, क्योंकि इनपुट और आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर के बीच में 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। इसलिए क्या है कि ये जो आउटपुट लिया जा रहा है इसको फेज डिफरेंस 180 डिग्री पे करके सेम फेज में कर लेंगे इनपुट के फेज के, और इधर फेडबैक किया जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट को इनपुट में फेडबैक किया जाएगा, क्योंकि इसका आउटपुट थोड़ा थोड़ा लॉस होगा, तो इसके लिए उस लॉस की कमी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ से फीडबैक नेटवर्क यूज करते हैं। बराबर है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ये फीडबैक जो है दूसरे तरीके से भी ऑब्टेन किया जा सकता है, ऐसे इंडक्टिव कपलिंग से ऑब्टेन कर सकते हैं, एलसी सर्किट से, आरसी नेटवर्क से। ठीक है, कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर से, डिफरेंट मेथड से ये यूज होता है फीडबैक। ठीक है, ऑसिलेटर के लिए अपने को एक सर्किट समझना पड़ेगा। देखिए ट्रांजिस्टर दिखाया हुआ है, ट्रांजिस्टर का जो है ये कलेक्टर एमिटर, और कलेक्टर एमिटर के बीच में लगा दिया है ये कॉयल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, T2 कॉयल लगा हुआ है। और फिर उसके बाद में इनपुट सर्किट देखिए, इनपुट सर्किट इस तरीके से बताया है, और ये T1 कॉयल दिखाया है, ये T1 और T2 ये जो कॉयल है। ठीक है, ये जो है इससे अपने को फीडबैक अकम्प्लिश किया जाता है। इंडक्टिव कपलिंग हो गई ना, ये T1 एंड T2 दो कॉयल मिलकर इंडक्टिव कपलिंग होगी, और खास बात यह है कि T1 एंड T2 एक ही कोर पे बंधी रहती है, सेम कोर के ऊपर वाइंड रहती है, ताकि उन दोनों का फ्लक्स जो है आसानी से एक दूसरे से लिंक हो सके। ठीक है, तो ये जो है T2 है आउटपुट में और T1 है इनपुट में। ठीक है, तो यहाँ पे फीडबैक मिल रहा है अपने को। फीडबैक कैसे मिल रहा है, फीडबैक इज accomplished by inductive coupling from one coil winding T1 to another coil winding T2। ठीक है, तो यहाँ पे बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होगा। ठीक है, तो इसका एक्शन समझना है अपने को, तो कैसे समझेंगे, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसको इसमें स्विच S1 जो है उसको ऑन कर देंगे, ये S1 स्विच है, तो फिगर दोबारा से यहाँ पे दिखाया गया है। इस S1 स्विच को ऑन कर देंगे। S1 स्विच को ऑन करने पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, S1 को ऑन करने पे ये T2 कॉइल में हाई करंट रश होगा, हाई करंट विल बी फ्लोन। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, द करंट इन द T2 कॉइल इज राइजिंग। ठीक है, तो कलेक्टर करंट ग्रोस, कलेक्टर करंट जो है X से Y तक इंक्रीज करती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए, ये कलेक्टर करंट और ये एमीटर करंट का ग्राफ अलग अलग बताया। अब ये बताया कलेक्टर करंट पहले X से Y तक राइज करती है, Y पे पीक होता है, Y से Z को ड्रॉप करती है। ठीक है, उसके बाद फिर से राइज करती है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये समझ लीजिए कि मिनिमम टू फिर मिनिमम आ गया। इसी तरीके से एमीटर करंट उसके करस्पॉन्डिंगली इस तरीके से वेरी करती है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे ही हमने स्विच S1 को ऑन किया तो क्या हुआ कि ये जो कॉइल T2 के अंदर जो है सर्ज ऑफ द करंट होगा, और उसका जो एम्पलीट्यूड है X से Y, ग्राफ में जो अभी पता है X से Y पीक की तरफ जाएगा। ठीक है, अब T2 और T1 के बीच में इंडक्टिव कपलिंग है, इसका मतलब है कि T1 के अंदर भी करंट फ्लो करेगा। अगर T2 के अंदर फ्लो कर रहा है और T2 के अंदर करंट चेंज हो रहा है, देयर इज चेंज इन करंट,
तो मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एंड द फ्लक्स इज चेंजिंग एंड इट इज लिंक टू द कॉइल T1, तो T1 के अंदर भी फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, दिस एक्चुअली इज द फीडबैक फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट, ये फीडबैक हो रहा है। ठीक है, तो एमीटर के अंदर करंट फ्लो हो गया, तो एमीटर करंट फ्लो होगा तो करंट इन T1 कॉइल जो है बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, और एक्स डैश से वाई डैश तक बढ़ेगा, जैसे अभी ग्राफ दिखाया था एमीटर करंट में एक्स डैश से वाई डैश तक बढ़ेगा। फिर T2 में जो है वाई पे जब पहुंच जाएगा, मैक्सिमम कलेक्टर फ्लो कर रही होगी, और उसके बाद और कोई कलेक्टर करंट अगर मैक्सिमम हो जाएगी तो उस वक्त जो है क्या होगा, कोई फर्दर इंक्रीज होगा नहीं वोल्टेज में। ठीक है, करंट में कोई फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, तो फर्दर इंक्रीज नहीं होने से मैग्नेटिक फील्ड जो है सीजेस टू ग्रो। T2 के अक्रॉस जो है एक्स से वाई पे पहुंचने के बाद वाई पे मैग्नेटिक फील्ड रुक जाती है। ठीक है, जैसे ही फील्ड स्टैटिक होती है, क्योंकि देर इज नो चेंज ऑफ द फील्ड नाउ अक्रॉस द T2। ठीक है, तो अब कोई फीडबैक T2 से T1 को नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा था, तब तक तो T1 को फीडबैक हो रहा था। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बंद हो गया तो T2 से T1 को फीडबैक बंद हो गया। अब फीडबैक नहीं होगा तो एमीटर करंट जो करने लगेगी, फीडबैक की वजह से एमीटर करंट थी, एमीटर करंट फॉल करने लगेगी। एमीटर करंट फॉल करेगी तो कलेक्टर करंट जो है फिर डिक्रीज करने लगेगी, वाई से कलेक्टर करंट जो है, ये वाली कलेक्टर करंट डिक्रीज करने लगेगी वाई से जेड, फॉलिंग वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, अब डिक्रीज इन कलेक्टर करंट हो रहा है तो भी यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। as the collector current is decreasing, again the fall of the flux is there, rate of change of flux जो है नेगेटिव हो गया। ठीक है, और डिक्रीज इन कलेक्टर करंट से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल डिके अक्रॉस दिस कॉइल एंड फ्लक्स विल डिके, एंड T1 को भी दिखेगा कि यहाँ पे डिके हो रहा है। ठीक है, तो फर्दर डिक्रीज इन द एमीटर करंट होगा, T2 भी जो है T1 भी जो है मिनिमम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और इतना कम हो जाएगा ये T1 की ट्रांजिस्टर जो है कट ऑफ रीजन में पहुंच जाएगा। कट ऑफ रीजन में पहुंच गया ट्रांजिस्टर, इसका मतलब ये हुआ कि एमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट दोनों जो है नहीं बंद, मतलब दोनों बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ट्रांजिस्टर जो है जैसे ही कट ऑफ में पहुंचा अपनी ओरिजिनल स्टेट में फिर से वापस पहुंच गया। ठीक है, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके जो इंडक्टिव एनर्जी है, इसको एनर्जी दे रही है, उसके अलावा ये पैरेलली कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है। जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो बंद हुआ, कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग दिस। ठीक है, तो LC ऑसिलेशन होंगे, LC ऑसिलेटर बन गए, बराबर है। इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर की बात देखेंगे तो ट्रांजिस्टर इज ड्रिवन टू सैचुरेशन एंड देन टू कट ऑफ एंड देन बैक टू सैचुरेशन, और फिर से यही साइकिल स्टार्ट होगा। ट्रांजिस्टर पहले सैचुरेशन में जाता है, फिर कट ऑफ में जाता है, और उसके बाद वापस सैचुरेशन स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, और इसका ये जो टाइमिंग है, सैचुरेशन से कट ऑफ और कट ऑफ से वापस सैचुरेशन में जाने का जो फ्रीक्वेंसी है, वो डिपेंड किस बात पे करता है, वो ट्यून सर्किट जो है उसके इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यून सर्किट कितना होगा, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, resonant frequency of this LC oscillator tune circuit। ठीक है, इसको हम ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर बोलते हैं, क्योंकि ये जो ट्यून सर्किट है ये कलेक्टर साइड में कनेक्टेड है। ट्यून सर्किट मैंने वही बोला, LC ऑसिलेशन वाला। ठीक है, इसको ट्यून बेस ऑसिलेटर बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक is digital electronics and logic gates. In this topic we will just see the basics of this digital electronics and logic gates। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जैसे हमने एम्पलीफायर पढ़ा, हमने ऑसिलेटर पढ़ा। ठीक है, तो ये सारे जो है टाइम वेरिंग वोल्टेज और करंट इसके अंदर होते हैं।
ऐसे सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। एनालॉग सिग्नल का एक एग्जांपल कैसे दिखाया है? एनालॉग सिग्नल क्या होता है? कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल विद टाइम। देखिए ये वहां से यहाँ से चला और यहाँ से चला, लगातार लगातार कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है टाइम के साथ। सिग्नल कहीं भी ब्रेक नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, देयर इज नो ब्रेक, एंड दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन एज द एनालॉग सिग्नल। ये वोल्टेज का भी हो सकता है, करंट का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। ठीक है। फिर एक पल्स टाइप का वेव फॉर्म होता है इन विच ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज आर पॉसिबल। डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज आर पॉसिबल। पल्स वेव फॉर्म देखिए ये दिखाया हुआ है, पल्स वेव फॉर्म है। ये पल्स आई, ये ब्लू कलर से जो है वो वेव फॉर्म, बाकी जगह खाली है। तो यहाँ पे जीरो वैल्यू है वोल्टेज की। पल्स उठी, ये पल्स का पीक आया, उसके बाद ये पल्स यहाँ पे नहीं है, उसके बाद ये फिर पल्स उठी, उसके बाद यहाँ पे पल्स नहीं है, फिर यहाँ पे पल्स उठी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जीरो चल रही है, इस जगह पे जीरो है, इस जगह पे जीरो है, इस जगह पे पल्स है, इसका पीक है, इस जगह पे पीक है। तो ये पल्स्ड वेव फॉर्म है। सच टाइप ऑफ वोल्टेज और करंट व्हेन इट इज इन पल्स्ड वेव फॉर्म, इसको हम एक रेफरेंस लेवल ले सकते हैं। जैसे लेवल 0 एंड लेवल 1 बोला है, तो लेवल 0 क्या होता है? लेवल 0 जो है, लेवल 0 इज कॉल्ड लो, एंड लेवल वन क्या है? ये है हाई। ठीक है। इस तरह के सिग्नल को हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में यूज कर सकते हैं एज ए बाइनरी सिग्नल। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं? बाइनरी सिग्नल। बाइनरी सिग्नल क्या होता है? बाइनरी सिग्नल में एक जीरो होता है, एक वन होता है। बाइनरी सिग्नल का जीरो का मतलब क्या हुआ? लो, और वन का मतलब क्या हुआ? हाई। कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन की भाषा समझता है। ठीक है। तो हम पल्स्ड वेव फॉर्म हमारे पास में अगर होगा, ठीक है, वोल्टेज का, तो उसको हम जीरो एंड वन में कर सकते हैं। अब ये जो लो एंड हाई है, इसको एक पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम होता है, एक नेगेटिव लॉजिक सिस्टम होता है। तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में जैसे कि हमने ये जो हाई है प्लस 10 वोल्ट, और एक हमारे पास वोल्टेज है प्लस 5 वोल्ट। अगर हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं, रेफरेंस या जीरो लेवल मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया लो, और ये क्या हो गया? ये हो गया हाई। ये है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। ठीक है। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में हायर वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव वोल्टेज इज हाई एंड लोअर वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू इज लो एंड कॉल्ड जीरो। तो ये जो है बाइनरी सिस्टम में ये वोल्टेजेस क्या कहे जाएंगे? 10 वोल्ट कहा जाएगा वन, एंड 5 वोल्ट कहा जाएगा जीरो। ये समझ में आया? हाई एंड लो, कोई भी दो वोल्टेज लिए जा सकते हैं हाई और लो को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप अपने मन में ऐसा समझ सकते हैं कि लो वाला 0 वोल्ट है और हाई वाला देर इज सम सर्टेन पॉजिटिव वोल्ट इन द पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। इसी बात को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जीरो का मतलब है ऑफ और वन का मतलब है ऑन। आपका स्विच घर में होता है ना, स्विच जो होता है, स्विच का ऑफ कर दिया तो मतलब जीरो है, और ऑन कर दिया तो मतलब वन है। स्विच ऑन एंड ऑफ। और ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ए स्विच, बताया था ना, ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ए स्विच, उसकी वर्किंग बताई थी। तो ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ स्विच की तरह काम करता है। ठीक है। तो ये हाई एंड लो लेवल्स जो है, ये डिफाइन किए जाते हैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और निगेटिव लॉजिक सिस्टम से। पॉजिटिव लॉजिक ये है, निगेटिव लॉजिक में मोर नेगेटिव वैल्यू को जो हाई दिया जाता है और लेस नेगेटिव वैल्यू को लो वैल्यू दी जाती है। ठीक है। अब ये लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स के लिए हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि भाई कंप्यूटर एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अंडरस्टैंड ओनली जीरो एंड वन लैंग्वेज।
एंड दिस जीरो एंड वन लैंग्वेज का मतलब है कि डिजिटल और पल्स वेव फॉर्म का लो लेवल एंड हाई लेवल, ठीक है। इसको हम स्विच की तरह से समझ सकते हैं, ये ऑन ऑफ स्विच की तरह से, कि स्विच ऑफ है तो जीरो है, स्विच ऑन है तो वन है। एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन स्विच, ठीक है। अब इनके बेसिस पे लॉजिक सर्किट्स जो बनाए जाते हैं ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन वी विल बी स्टॉपिंग आवर लेक्चर हियर and we will be meeting in the next lecture. Okay students, goodbye till then. Quick Deal, a marketplace to sell anything: apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.